हेलो, हाय, वेलकम टू होम साइंस दर्पण। हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं क्लास 11th की और आज हमारा है चैप्टर 4 संसाधन प्रबंधन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे लिए भी इसको इम्पोर्टेंस हो जाता है कि हम इसको अपनी डेली लाइफ से अटैच करके पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आगे हम इसको क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वो इजीली हो पाएंगे। अच्छा, जो लोग नए जुड़े हैं मैं बता दूं, लास्ट में मैंने समरी ऐड की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट समरी है। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है एमसीक्यू फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो जरूर आप चैनल से जुड़े रहे, वीडियो में लास्ट तक आप बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। अच्छा, जिन लोग कल रिजल्ट आ चुका है टीजीटी का, तो सबसे पहले तो उन लोगों को ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका सिलेक्शन हो गया है, और जिनका कुछ नंबर से लिया गया है वो बस अपनी तैयारी बिल्कुल रेडी रखें। जल्द ही वैकेंसी आ रही है तो हमें अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा करना है। एनसीईआरटी कवर करनी है प्लस हमें और भी बुक्स कवर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज के चैप्टर में सबसे पहले है कि संसाधन की संकल्पना की चर्चा करने में, यानी कि हम थोड़ा इंट्रो देखेंगे। उसके बाद में साधनों को पहचानना। नेक्स्ट है मानव और गैर मानव संसाधन में जो वर्गीकृत किया गया है, विशेषताएं, प्रबंधन की आवश्यकता स्पष्ट करना और विश्लेषण। देखिए, परिचय में सबसे पहले हम देख लेते हैं। परिचय में क्या है कि जो हम डेली अपना वर्क करते हैं, चाहे वो हमारा घर का है, चाहे वो हमारा ऑफिस का है, स्कूल का है, कॉलेज का है, देखिए हर जगह वर्क है और हर जगह पर ही मैनेजमेंट होना है। ठीक है, तो उनको करने के लिए हमें जिन रिसोर्सेज के सबसे पहले आवश्यकता होती है वो रिसोर्सेज है ये। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आ जाता है हमारा टाइम। टाइम जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और सभी को सेम मिलता है। सभी के पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में ही हमें अपना सभी को अपना वर्क करना है। अभी डिपेंड करता है कि हम उस वर्क को उस टाइम को किस तरह से यूज करें, उसको किस तरह से हम वर्गों में बांटें, किस तरह से हम उसको मैनेजमेंट करें। नेक्स्ट है हमारे पास ऊर्जा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास धनराशि। और यही अगर जब हम होम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो होम मैनेजमेंट में हमारे पास जो आता है वो यही 3 मैनेजमेंट आते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास एनर्जी मैनेजमेंट। इसके बाद आ जाता है मनी मैनेजमेंट, जो कि हम डिटेल में ही चैप्टर अलग से डिस्कस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट में हमें देखना है कि हमें कितना किसे वक्त देना है, कहाँ पे यूज करना है, किस तरह से हम इसको बांटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद रुचि, हमारा इंटरेस्ट। उससे पहले हमारी नॉलेज है हमारा ज्ञान। ठीक है, जो हमारे अंदर है, जो हर बंदे में होता है। ठीक है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह से किस तरह से किसी का किस तरह की है। ठीक है, उसके बाद रुचि, कौशल, भौतिक सामग्री जिन्हें हम सब कुछ टच कर सकते हैं, पेपर, पेन, पेंसिल, चार्ट, जो भी चीज है, जल, वायु, विद्यालय और भवन। समय, ऊर्जा, धनराशि, ज्ञान, रुचि, कौशल, ये सब क्या है, हमारे रिसोर्सेज है। और रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, हमें लिमिटेड रिसोर्सेज ही मिलते हैं, उन्हीं को हमें यूज करना है। संसाधन वह होते हैं जब हम किसी क्रियाकलाप को करने के लिए क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं और अपने जो हमारे गोल है। ठीक है, जिस तरह से जब हम गोल्स को आगे डिस्कस करेंगे तो लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल्स, मीन एंड चैन गोल्स। और इस बार एक क्वेश्चन टीजीटी में बना है जो मैंने ऐड किया है, जरूर देखिएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो क्या है कि आप किसी विशेष क्रियाकलाप के लिए अन्य संसाधन की तुलना किसी एक संसाधन का अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, हम किसी एक संसाधन की हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। पिछले अध्याय में हमने अपनी क्षमताओं के बारे में पढ़ा है, ये आपके साधन है। कोई भी चीज जिसका उपयोग हम नहीं करते हैं तो वो क्या है, वो संसाधन नहीं है। वो क्या नहीं है, वो संसाधन नहीं है। उदाहरण के लिए एक साइकिल है जो काफी समय से उपयोग में नहीं आ रही, बेकार पड़ी है, तो संसाधन नहीं है।
लेकिन ये किसी के लिए संसाधन हो सकता है, जाहिर सी बात है कि जिसे जरूरत है उसके लिए वो संसाधन है, जिसका काफी समय से हम यूज नहीं कर रहे हैं वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने वर्गीकृत बताया है, जो कि कह रहे हैं मानव और अमानवीय साधन। मानव, जो मानव के अंदर निहित है, ज्ञान यानी कि हमारी नॉलेज, हमारा ज्ञान कैसा है, किस तरह का है, वो कोई देख तो नहीं सकता ना, क्योंकि भाई वो कोई चीज ऐसा तो नहीं है कि एक बॉक्स है उसमें हमने देखा हमें पता चल जाएगा। ठीक है, वो हमारे अंदर निहित है। उसके बाद अभिवृत्ति हमारी, उसके बाद कौशल, जो हमारे अंदर स्किल्स है, किसके अंदर किसी तरह की स्किल है, जैसे कोई खाना बनाने में अच्छा है, कोई बुनाई में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है, तो हर किसी की स्किल्स अलग अलग होती हैं। टाइम, अच्छा टाइम को निकिल एंड डार्सी ने इसमें और ग्रासन कैंडल ने अलग अलग बताया है, जो कि मैं आपको बताऊंगी आगे जब हम टाइम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो अब आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे मैं छोड़ रही हूँ कि निकिल एंड डार्सी ने टाइम को क्या बताया है और ग्रासन कैंडल ने क्या बताया है। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक दूसरे को हेल्प भी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद एनर्जी, एनर्जी के बारे में कि मानव के अंदर जो एनर्जी, जो हम वर्क करते हैं, ठीक है, जब हम एनर्जी मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो हमें देखेंगे कि हमें कितनी देर के काम के बाद कितने मिनट का ब्रेक लेना होता है। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और छोड़ती हूँ कि 2 मिनट का जो हम ब्रेक लेते हैं तो कितने मिनट के काम पर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है गैर मानव यानी कि गैर मानवीय, यानी कि धन, स्थान, साज सामग्री, उपस्कर, ये सब क्या है, गैर मानवीय संसाधन है। संसाधन को वर्गीकृत किया जा सकता है विभिन्न प्रकार से, जो कि यहाँ बताया गया है। गैर मानव, मानव संसाधन, व्यक्तिगत, साझे संसाधन, प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन। और सामुदायिक संसाधन से क्वेश्चन इस बार भी आया है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है और आप लोग पेन और अपना रजिस्टर जरूर लेकर बैठे, नोट जरूर बनाते हुए चलें। सबसे पहले मानव संसाधन, मानव संसाधन क्या है, सबसे पहले जिसे कि हमने देखा कि ज्ञान है, जो हमारी नॉलेज है। उसके बाद हमारी रुचि है, रुचि के बाद हमारी क्या है, कौशल है, जो हमारी क्षमताएं हैं। समय है, समय के बाद ऊर्जा है, ऊर्जा है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है ज्ञान। इस संसाधन का उपयोग व्यक्ति जीवन भर करता है, जाहिर सी बात है कि हम जब तक हमारा एंड है तब तक हम इसको करेंगे। इस किसी भी कार्य क्रियाकलाप को सफलता पूर्वक करने के लिए ये पहली आवश्यकता है, यह हमारी बेसिक नीड है, प्राइमरी नीड है। सबसे पहले एक रसोइये को खाना बनाना है, ठीक है, बनाने में पूर्व इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कुकिंग स्टोव या चूल्हा कैसे जलाया जाएगा। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। देखिए यहीं से जो है क्वेश्चन उठते हैं कि एक रसोइये को खाना बनाने पूर्व इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कुकिंग स्टोव या चूल्हा कैसे जलाना है। तो ये मानव संसाधन में किस में आएगा, ज्ञान में आएगा, रुचि में आएगा, कौशल में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से बने हैं। तो नेक्स्ट टाइम इस तरह से बन सकता है। ठीक है, एक अध्यापक जिसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, एक लोकप्रिय अध्यापक नहीं बन पाएगा। ठीक है, व्यक्ति जीवन पर्यटन ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट, जहां चाह वहां रहा। इसका तात्पर्य कि किसी कार्य करने के लिए कामगार को प्रेरित होना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट होनी चाहिए, उसमें रुचि होना चाहिए, उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। यदि एक विद्यार्थी अन्य संसाधन उपलब्ध होने पर भी यदि किसी कार्य को सीखने का इच्छुक नहीं है, वह बहाना बना देगा, टाल देगा या कार्य नहीं करेगा, तो हम अपनी प्रेरणा अनुरूप नृत्य, नाटक, गीत, साहित्य, पठन, कला, शिल्प, अन्य शौक पूरा करने के क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। ठीक है, हमें मोटिवेट रहना चाहिए कि हमें ये चीज करनी है, और अगर मोटिवेशन नहीं होगा, हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा, तो हम उस कार्य को नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कौशल क्षमताएं। सभी व्यक्ति समझ क्रियाकलापों को करने में कुशल नहीं हो सकते हैं। हम में से प्रत्येक किसी एक विशेष क्षेत्र में रुझान रखता है। जाहिर सी बात है, अगर हम अपने घर में ही बात करें, हम लोग फैमिली में मान ले 5 से 6 मेंबर है, तो आप देखेंगे कि हर किसी की रुचि जो है उसके अंदर क्षमता है वो अलग होगा, उसका किसी विशेष क्षेत्र में रुझान होता है। क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर ढंग से वो अपने क्या करता है, परफॉर्मेंस दिखाता है कि हाँ ये इसमें बेहतर है। मान लीजिए हमारे बच्चे हैं कि कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, कोई किसी सब्जेक्ट में, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है,
तो क्या है, ये उनके अंदर क्या है, एक विशेष क्षेत्र में रुझान होता है। उदाहरण के लिए अलग अलग लोगों द्वारा बनाया गया अचार चटनी का स्वाद कौशल के अनुसार अलग ही अलग होगा। तभी हम लोग कहते हैं अरे यार हमें मम्मी के हाथ का ये टेस्ट, ये चीज बनाते हैं, वो खीर बनाती है वो बहुत अलग है, अरे हमारे ना वो बनाते हैं इस तरह से, ये चीज अलग है। ये हम किसी की कोई चीज खाते कि नहीं, उसके हाथ का टेस्ट अलग है, ये चीज हमने खूब देखी है। तो हम उसके हम उस कौशल को जो हमें नहीं है, सीख कर प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा हम देखते हैं एक्सटेंशन को थोड़ा जोड़कर। जैसे हम एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या पढ़ते हैं कि भाई एक्सटेंशन जो हमारे वर्कर हैं जो जाते हैं, मान लो खेत पर जाते हैं, कहीं पे टमाटर की पैदावार ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, वो ये बताते हैं कि अच्छा इससे सॉस भी बनता है, ठीक है, इससे चटनी बनती है डिफरेंट डिफरेंट, और आजकल तो उसको सुखाकर और पैक्ड करके बेचा जा रहा है। तो वो जाकर बताएगा कि भाई तुम्हारे यहाँ पर टमाटर ज्यादा है तो तुम भाई ठीक है ये बना लो, तुम्हारे यहाँ आलू ज्यादा है तो तुम चिप्स कर लो, चिप्स के भी आलू को तुम और भी तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है, कहीं पर स्ट्रॉबेरी ज्यादा है तो वो चीज वो जाकर बताएगा। तो ये चीज वहां जाकर भी हमारी जुड़ती है। देखिए अगर हम एक सब्जेक्ट को एक यूनिट को दूसरी यूनिट के साथ कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, समय, ये संसाधन सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है, जैसे कि मैंने आपके ऊपर डिस्कस किया था। 24 घंटे होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति इसे अपने तरीके से व्यतीत करता है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, यह हमने हमेशा सुना है कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। टाइम सबसे ज्यादा बहुमूल्य संसाधन है। किसी विशेष अवधि में समय प्रबंधन करना, लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें निरंतर योजना बनानी चाहिए कि वंचित कार्य को पूरा करने के लिए उपलब्ध समय, जो हमारा टाइम है, उपलब्ध समय का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि समय के 3 आयामों की दृष्टि से विचार किया जा सकता है। सबसे पहले क्या, कार्य का समय, कार्य का ना करने का समय, विश्राम और खाली समय। यही क्वेश्चन है जो कि TGT 2026 में पूछा गया है। तो समझिए यहाँ से क्वेश्चन ये ऐसे डायरेक्ट उठा है, तो इसलिए NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़नी इंपॉर्टेंट है और उसको अपनी कॉपी में आप नोट करते चलिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप यही वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे लगाकर अपने नोट्स बना सकते हैं और आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, और ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में वीडियो में लगा दिया है, तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए समय के इन तीनों आयामों के बीच क्या है कि बैलेंस करके चलना चाहिए। बैलेंस करना हमें सीखना आना चाहिए, तो हम किसी भी कार्य को इजीली कर पाएंगे। जब व्यक्ति इन तीनों आयामों में संतुलन करना सीख जाता है, ठीक है, तो उसका शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, भावनात्मक रूप से दृढ़ होना और बौद्धिक रूप से सतर्क रहने में सहायता मिलती है। अब इसी पॉइंट को अब जरा सा हम अपने आप से जोड़ लेते हैं। ठीक है, जब हम इन चीजों में तीनों पॉइंट में जब हम एक बैलेंस बना लेंगे तो क्या होगा कि हम फिजिकली जो है हेल्दी रहेंगे। उसके बाद हमारे माइंड में ये नहीं रहेगा कि अरे ठीक है हम अपने आप से जोड़ के चलते हैं कि आज हमें ठीक है अपना सब्जेक्ट कभी पढ़ना है, और जिस दिन हम सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं या हम अपना मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो हमारे माइंड में एक रहता है कि अच्छा आज हमने ये चीज नहीं करी है। उसके बाद बौद्धिक रूप से सतर्क रहने में भी हमें इसमें सहायता मिलती है कि हाँ भाई हम एकदम अलर्ट रहते हैं कि अब हमने ये चीज कर ली, आज हमने ये यूनिट पूरी कर ली। मान लीजिए जैसे कि आज हम यूनिट 4 कवर कर रहे हैं और अब हमें कल को करना है नेक्स्ट डे यूनिट 5, तो आपको उन पिवलतम अवधियों के बारे में पता होना चाहिए जो आप सर्वोत्तम रूप से कार्य करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए बहुमूल्य संसाधन का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास एनर्जी। व्यक्तिगत वृद्धि शारीरिक निष्पादन क्षमताओं को बनाए रखने के लिए ऊर्जा अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति में अपने शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और व्यक्तिगत आयु, पारिवारिक पृष्ठभूमि, रहन सहन के स्तर के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। ऊर्जा संरक्षण प्रभावी उपयोग
के लिए व्यक्ति को क्रियाकलाप के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए, योजना बनानी चाहिए। सबसे पहले तो हमें जो हमारा पहला स्टेप है वो यही है कि हमें योजना बनानी आनी चाहिए। ठीक है, योजना यानी कि प्लानिंग, और यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, ताकि कार्य को सक्षमता पूर्वक किया जा सके। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है गैर मानव संसाधन। धन, हम सभी को इस संसाधन की आवश्यकता होती है, लेकिन ये भी समान रूप से वितरित नहीं होता। कुछ लोगों के पास संसाधन अन्य लोगों की तुलना में कम होते हैं और कुछ में अधिक होते हैं। देखते हैं इसमें हमें ये याद रखना चाहिए, धन एक सीमित संसाधन है। कैसा संसाधन है? एक सीमित संसाधन है। इसको आप नोट कर लीजिए। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हमें इसे विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कहाँ हमारा जरूरी है, कहाँ हमारा नहीं जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब हम मनी मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि हाँ हमें इसे करना होता है। जैसे मंथली मान लीजिए पानी का है, पानी का देना है, हमें स्कूल की फीस देनी है। ठीक है, अगर हम किसी व्हीकल से जाते हैं हमें वो चीज चाहिए, तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें देनी ही देनी है। कुछ है कि हम सेकेंडरी होता है कि ठीक है हमें ये चीज ऐसे करना है इस तरह से। कुछ होता है थर्ड के अगर हम नहीं भी करेंगे और उसको सेव करके चल सकते हैं और उसकी आवश्यकता नहीं है, तो इस तरह से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति हमें इसको विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास भौतिक संसाधन, स्थान है। ठीक है, जहां हम हमारा घर है, आसपास का एरिया है, सब क्या स्थान है। फर्नीचर है, कपड़े हैं, स्टेशनरी है, खाद्य वस्तु है इत्यादि कुछ भौतिक संसाधन है। हमें क्रियाकलाप करने के लिए इन संसाधनों की आवश्यकता होती है, इन संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्यक्तिगत और साझी संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन कौन से होते हैं? ये वह संसाधन होते हैं जो व्यक्ति के पास निजी उपयोग के लिए होते हैं। ठीक है, ये मानव गैर मानव संसाधन हो सकते हैं। अब क्या है, ये मानव भी हो सकते हैं और गैर मानव भी हो सकते हैं। इसमें भाई आपका ज्ञान भी हो सकता है, हमारा कौशल भी हो सकता है, समय भी हो सकता है, स्कूल बैग भी हो सकता है, कपड़े भी हो सकते हैं, कोई और वस्तु भी हो सकते हैं। और साझी संसाधन कैसे हैं? जैसे कि हमारे समुदाय, सोसाइटी, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पार्क है, कोई गवर्नमेंट लाइब्रेरी है। ठीक है, साझी संसाधन है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक में उपलब्ध संसाधन प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ठीक है, प्रकृति में उपलब्ध संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन होते हैं। क्या है? जल है, पहाड़ है, नदियां हैं, वायु है। ये सब क्या है? जो हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर है वो सब नेचुरल तो है ना। हम सभी का दायित्व है कि हमें इसका ना विवेकपूर्ण से ढंग से यूज करना चाहिए। विवेकपूर्ण ढंग से मतलब हमारे पास जो हमारा एटमॉस्फेयर है हमें वहां पर अपने घर के आसपास के, सोसाइटी के आसपास के एटमॉस्फेयर को क्लीन रखना चाहिए। एग्जाम्पल फॉर, जो कूड़ा है उसको जगह पे डालें, सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग, जैसे कि डस्टबिन होती हैं। ठीक है, कोई लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि क्या करते हैं ना कि ऐसे ही छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं छोड़ना। जो चीज खड्डा खाद बनाकर जिससे यूज किया जा सकता है उसे यूज करें। ठीक है ना, आसपास का हमारे देखें कि वायु हमारी स्वच्छ रहे। ठीक, तो ये सब चीज क्या है कि हमारे प्राकृतिक संसाधन है। सामुदायिक संसाधन में ये संसाधन किसी व्यक्ति, समुदाय, सोसाइटी के सदस्य के रूप से उपलब्ध होते हैं। ये अन्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए भाई? हमारे अस्पताल हो गए, जितने भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो हमारे सरकार के जो चलाती हैं, जहाँ पे आते हैं। ठीक है, डॉक्टर हैं, सड़कें हैं, पार्क हैं। ठीक है, डाकघर है। ये सब क्या है कि सामुदायिक संसाधनों के तो उदाहरण है। प्रत्येक व्यक्ति इन संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। इनके रखरखाव के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब क्या आ जाता है, समझनी चाहिए, यहाँ ये बात की गई है। संसाधनों की विशेषताएं, यदि हम संसाधन को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत करें तो कुछ समानताएं भी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर उपयोगिता, इन संसाधन का सबसे अनिवार्य विशेषता है कि उपयोगिता का अर्थ
कि कोई संसाधन व्यक्ति के लक्ष्य प्राप्ति में कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और यही यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। संसाधन उपयोगी के बारे में, स्वयं के बारे में सोचें। आपके पास उपलब्ध मानव संसाधन की सूची बनाइए। ठीक है, यहाँ एक्टिविटी दी गई है, देखिए ज्ञान, जैसे कि ज्ञान, रुचि, कौशल, समय और ऊर्जा। या देखिए यहाँ से ऊपर से है, ये हमारा संसाधन उपयोगी है या नहीं, ये लक्ष्य की स्थिति पर निर्भर करता है कि हमारा जो लक्ष्य है, जो हमने गोल सिलेक्ट किया है, कि उसी स्थिति में या हमारा रिसोर्स जो है उपयोगी है या नहीं है। उदाहरण के लिए गाय के गोबर को बेकार माना जाता है, लेकिन इसका उपयोग करके हम क्या ईंधन बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, तो क्या होगा, ये हमारा एक अच्छा रिसोर्स बन जाएगा। परिवार या समुदाय में उपलब्ध महत्वपूर्ण संसाधन उचित उपयोग अत्यधिक संतुष्टि मिलती है। सुलभता, पहले क्या है कि पहले कुछ संसाधन अन्य संसाधनों की तुलना में अधिक सरलता से उपलब्ध होते हैं। दूसरे कुछ व अन्य लोगों की तुलना संसाधन अधिक सरलता से उपलब्ध होते हैं। तीसरे संसाधन उपलब्धता समय के साथ बदलती रहती है। देखिए 3 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले क्या कि पहला क्या बताया इन्होंने कि कुछ संसाधन अन्य संसाधन की तुलना में अधिक सरलता से, मतलब इजीली हमें मिल जाते हैं। दूसरा क्या है कि कुछ लोगों को अन्य लोगों की तुलना संसाधन अधिक सरलता से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की तुलना में। और तीसरा क्या है कि संसाधन की उपलब्धता समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। अब आप जाएंगे, जब हम पहले जाते थे बैंक में, तो हमें एंट्री कराने के लिए पासबुक हम देते थे वहां पर काउंटर पर जाकर के, आप ठीक है आप हमारा जो है वो इसमें एंट्री कर दीजिए। अब आप जाकर के देखेंगे बैंक में, तो अगर आपको पासबुक पे एंट्री करानी है तो वहां पर एक मशीन लगी हुई है। ठीक है, अब हम जाकर के, हमें किसी को नहीं देना होता, उस मशीन में हमने अपनी पासबुक डाली और हमारी एंट्री हो गई। अब उससे भी लेटेस्ट ये है कि जो लोग भाई बिजनेसमैन है या और भी लोग हैं जिनको ज्यादा डाटा रहता है, पासबुक में हमें ये हेल्प रहती थी कि हमें पता है कि हमने कितना लेन देन किया है, कितना हमने निकाला है, मतलब और कितना जमा है। लेकिन अब वो भी ऐप मोबाइल पर मौजूद है। तो क्या है कि समय के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ भी बदलते रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि संसाधन सुलभता प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार समय समय पर बदलती रहती है। प्रत्येक में धन संसाधन के रूप में उपलब्ध रहता है। कुछ लोगों के पास अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए प्राप्त धन होता है, जबकि अन्य लोगों के पास सीमित बजट होता है। ठीक है, उपलब्ध धनराशि की मात्रा भी माह के आरंभ में तुलना के अंत में भिन्न हो सकती है, बिल्कुल होती है, हो सकती है। ठीक है, अब सेकंड क्या है हमारे पास, विनियमितता। लगभग सभी संसाधन स्थानापन्न या विकल्प होते हैं। क्या होते हैं कि हमारे पास एक विकल्प होते हैं। यदि एक संसाधन उपलब्ध नहीं होता तो क्या करते हैं, उसके स्थान पर हम दूसरा जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे आपकी स्कूल बस आपको लेने समय पर नहीं आई, तो क्या है कि हम लोग कोई रिक्शा करके, ऑटो करके, कार से, स्कूटी से वहां जा सकते हैं। अगर हम इसको अपनी लाइफ से अटैच करके जोड़े, मान लीजिए हम लोग हैं, हमारे घर में है, हम किचन में काम कर रहे हैं और हम मिक्सर का यूज करें और मिक्सर चलाते हुए हमारी बंद हो गई, खराब हो गई, तो अब क्या है, अब हमें उसका जल्दी से सेकंड अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, हम उसको तभी देखेंगे कि अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि खाना तो बनेगा, हम रोकेंगे नहीं। तो क्या है कि हम उसमें चॉपर यूज कर सकते हैं जो विदाउट इलेक्ट्रिक होते हैं, सिलबट्टा जो कि अब हालांकि नहीं है लेकिन हम वो यूज कर सकते हैं, अभी भी होते हैं। ठीक है, या हम चॉपिंग करके छुरी से अपने प्याज, टमाटर, जो भी हमारी सामग्री है जिसे हम कर सकते हैं, जो हम ग्राइंड नहीं कर सकते, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है। उसके बाद प्रबंधनीय कि क्या है कि संसाधन का प्रबंध किया जा सकता है, क्योंकि संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। अगर आप एक बात देखें तो बार बार इस पॉइंट पर जो है वो फोकस किया गया है। अतः इनका प्रबंध उचित प्रकार से, प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए। इनका इष्टतम यानी कि बेस्ट से बेस्ट उपयोग किया जाए। संसाधन उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि हमें न्यूनतम संसाधन का उपयोग अधिकतम लाभ प्राप्त हो। मतलब हम मिनिमम से मिनिमम यूज करें और मैक्सिमम हमें उसका बेनिफिट मिले। जैसे एग्जांपल फॉर, हम कपड़े धोने के लिए 3-4 बाल्टी का पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें उन कपड़ों को 1 बाल्टी पानी में धोना चाहिए।
इसके लिए क्या है, नोट करना महत्वपूर्ण है कि कोई भी संसाधन असीमित नहीं है, ठीक है, सभी संसाधन सीमित हैं। इनका उद्देश्य को शीघ्र दक्षता से पाने के लिए उन संसाधनों को प्रभावी ढंग से हमें उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बर्बरता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए संसाधन प्रभावी प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। संसाधन प्रबंधन का अर्थ उपलब्ध संसाधनों को सर्वोत्तम उपयोग करना है। जैसे हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, उसके लिए हमें क्या है, टाइम टेबल बनाना चाहिए, लक्ष्यों के प्रति प्रत्येक घंटे का उपयोग करना चाहिए, अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, पूरे दिन में कुछ भी उत्पादक कार्य नहीं कर पाते हैं तो संसाधन प्रबंधन में संसाधन प्रबंधन प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन शामिल है, जिसमें नियोजन, आयोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, मूल्यांकन शामिल है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन 2026 में पूछा गया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 2026 में, आप देखिएगा लास्ट में मैंने इसको ऐड भी किया है। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि 5 पहलू हैं, नियोजन, आयोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन। हालांकि देखिए 4 पूछे जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और एवोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं कि नियोजन किसी भी प्रबंध का सबसे फर्स्ट स्टेप, यही पूछा गया है ना, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, यही क्वेश्चन आया है। इससे क्या होता है, हमें लक्ष्य की प्राप्ति का पहुंचने का ना एक रास्ता, एक पाथ हमें पता चल जाता है, हम कल्पना करने में हमें सहायता मिलती है, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन, अब लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है, जो लोग न्यू हैं, सबसे पहले हमें फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले, फॉर्म भरने के बाद हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हमें अपनी प्रिपरेशन किस रास्ते पे करनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम होम साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, कोई और भी सब्जेक्ट के, जैसे हम तो होम साइंस के हैं, होम साइंस के, सॉरी मैंने होम मैनेजमेंट लिख दिया, होम साइंस के स्टूडेंट है। तो अब हमें सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमने फॉर्म फिल कर दिया, सारी जानकारी, ठीक है, वो एक अलग हो गया। सबसे पहले हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, ठीक है, तभी तो हम चलेंगे, हमें वहां पर पता चलेगा कि ठीक है हमारी यूनिट कितनी है सिलेबस में, ठीक है, हम सिलेबस लेंगे, फिर हमें यूनिट देखेंगे, उस यूनिट में भी हम देखेंगे कि सब यूनिट्स कितनी है, कि मान लीजिए हम सबसे पहले हम होम मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हैं, तो होम मैनेजमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, तो ये सब चीजें। दूसरे शब्दों में नियोजन का अर्थ उपलब्ध संसाधन को उपयोग द्वारा निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्यवाही करने में योजना बनाना है। नियोजन की कार्यविधि का चुनाव किया जाता है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रभावी ढंग से योजना बनाना निम्नलिखित 4 क्या है, मूलभूत प्रश्न पूछे जाने आवश्यक है। क्या है वो 4 प्रश्न, हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, हम इसमें वर्तमान स्थिति का निर्धारण करना शामिल है, उसका विश्लेषण करना, जो आपके पास अभी क्या है और भविष्य में आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ठीक। फर्स्ट पॉइंट, हमें कहाँ पहुंचना चाहते हैं, वर्तमान भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है, जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। अंतराल, हमारी वर्तमान स्थिति और वांछित स्थिति के बीच में अंतर, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस अंतर को समाप्त करना। 4th पॉइंट है, हमें अपने जो उद्देश्य है प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने से आप ये निर्णय करने में सहायता मिलेगी कि इस अंतर कैसे प्राप्त करना है। उद्देश्य प्राप्ति हेतु योजना बनाना भी शामिल है। तो यहाँ 2 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्तमान स्थिति और जो हमें जहां पहुंचना है, हमारी वर्तमान स्थिति क्या है और हमें कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप हर हालत में लिख लीजिए अपने नोट्स में या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। सबसे पहले हम जब भी आयोजन का बुनियादी चरण देखेंगे ना, तो समस्या पहचाने की कि भाई सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। मान लीजिए हमारे घर में एक बच्चा है, हम उसको सोच रहे हैं कि अब ठीक है, अब हम इसको स्कूल में एडमिशन कराएंगे, तो हमारे लिए सबसे पहले कि हम किस स्कूल में एडमिशन कराएंगे, तो समस्या को पहचानेंगे, फिर उसके विकल्पों की हम
चुनेंगे कि ठीक है सही है, हमने समस्या देखेंगे हम सबसे पहले कि अच्छा ठीक है ये है। अब हम देखेंगे कि स्कूल कौन से है, उसमें से उचित विकल्प का चयन करेंगे। फिर ठीक है हम उसका हमने देख लिया कि ठीक है हम ये फाइनल करेंगे और ये चीज हमारा फिर परिणाम पर स्वीकार करना। ये भी क्वेश्चन आपका PYQ है और इस बार 2026 में आया हुआ है। सबसे पहला स्टेप पूछा गया था। उदाहरण के लिए आपका वार्षिक परीक्षा के लिए केवल 1 माह बाकी है और आपने पाठ्यक्रम दोहराया ही नहीं है। ठीक है, हमने क्या करा है कि हमने अपना रिवीजन ही नहीं किया है। तो उद्देश्य क्या, अच्छे प्राप्त करना, अंक प्राप्त करना। तो लक्ष्य इस प्राप्ति के लिए आपको निश्चित समय अवधि में 5 विषयों का अध्ययन करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप खोजेंगे कि भाई हम देखेंगे कि ठीक है हमारा अब 1 महीने बाद एग्जाम है, एग्जाम्पल फॉर, तो हमें देखना है। तो हम एक क्या करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे। सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे प्रत्येक विषय का अध्ययन करने के लिए आपके द्वारा दिया जाने वाले घंटों की संख्या, यानी कि अब हम प्लानिंग करेंगे कि भाई हमें किसको कितना टाइम देना है, किसको हमें प्राथमिकता देनी, प्राइमरी हमें किसे देखना है कि ठीक है, ये सब इसमें शामिल है। उसके बाद आयोजन, हम योजनाओं को प्रभावी और सक्षम तरीके से करने के लिए समुचित संसाधन को एकत्र और व्यवस्थित करेंगे। उदाहरण के लिए आप उन सभी संसाधनों का संगठन को व्यवस्था करेंगे जिसकी आपको अध्ययन करने और अच्छे अंक लाने की आवश्यकता है। इसमें शामिल कुछ संसाधन पुस्तक, नोट्स, अध्ययन स्थान, प्रकाश, स्टेशनरी, ऊर्जा आदि है। ठीक है, हम बैठना है, हमें रिवीजन करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या, नोटबुक भी होनी चाहिए। ठीक है, हमने जो रिवीजन नोट्स बनाए हैं वो भी होना चाहिए। हम एक जगह पर बैठ के एक कोई प्लेस होना चाहिए जहां पर बैठ के हम अपनी तैयारी करेंगे। फिर हमारे पास लाइट होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास लाइट होनी चाहिए कि वहां पर जहां पर हम बैठ करके अपना रिवीजन करेंगे। प्लस हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास क्या एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है हमारे पास टाइम, जिसको हम डिवाइड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्रियान्वयन। इस अवस्था में जो हमारी प्लानिंग है, अब उस पर हमें एक्शन करना है, अब हमें उसको फॉलो करना है। ठीक है, आरंभ कर देना है कि हाँ अब हमने ये कर दिया। अब नियंत्रण में क्या है कि ये सुनिश्चित किया जाता है कि क्रियाकलाप वांछित फल प्रदान कर रहा है, क्या हम वहां तक पहुंच रहे हैं जो हमने प्लानिंग करी है। अन्य शब्दों में जिस योजना को आपने क्रियान्वित किया है उसे वांछित परिणाम मिल रहे हैं, क्या हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है। नियंत्रण से क्रियाकलापों के परिणाम, निगरानी, सहायता, मतलब हर एक स्टेप पे हमें अपना देखना है कि हमें अपना एवोल्यूशन करना है कि हमें वो चीज मिल रही है या नहीं। ठीक है, नियंत्रण के क्रियाकलापों के परिणाम निगरानी करने में सहायता मिलती है। ये सुनिश्चित होता है कि योजना सही ढंग से क्रियान्वित की जा रही है। नियंत्रण महत्वपूर्ण है। फीडबैक, जो उसका फीडबैक है वो प्रदान करना, यानी कि वो देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है फीडबैक। अपनी कार्य योजना संशोधन कार्य करने में सहायता मिलता है। जो हमारा फीडबैक है, जो हम टाइम पे हमें मिलता है, ठीक है, ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, उसका अध्ययन करना, क्रियान्वित कर सके। फिर नियत अध्याय टीवी देखने के कारण पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये आपके फीडबैक मिलता है। मान लो हम अपना काम करने बैठे और हम फोन ही स्क्रॉल करने लग गए, ठीक है, आपकी अरुचि कम करना चाहिए। आप अध्ययन के समय टीवी नहीं देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तभी कहते हैं कि मोबाइल को हमें हटाकर रख देना है जब हम स्टडी करें। ठीक है, उसके बाद मित्रों के साथ नहीं खेलेंगे, बात नहीं करेंगे। मतलब जब हमने, हमारा 1 महीने बाद एग्जाम है, हमने अपना लक्ष्य, हमने सब कुछ अपना सेट कर लिया, तो अब हमें उसमें क्या करना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो क्या डू करना है और कौन सा नॉट डू करना है। ठीक है, अब मूल्यांकन। अंतिम अवस्था में योजना का जो हमने बनाई थी उसका हमें क्या रिजल्ट मिला है, अब हम उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, उसको प्रभावी ढंग से भविष्य के लिए उसका उपयोग किया जा सके। अध्ययन के उदाहरण लेते हुए मूल्यांकन वह जो परीक्षा की जांच की गई उत्तर पुस्तिकाओं में मिलने के पश्चात मिलता है। जाहिर सी बात है कि हमने सब चीज लिख ली है, अब हम कर भी आए हैं, अपना पेपर भी करवाए हैं, तो अब हम उनका क्या है, जो अब हमें नंबर मिलेंगे उत्तर पुस्तिका में, वही तो हमारा
रिजल्ट होगा वही तो जो हमने प्लानिंग की थी वही हमें बताएगा कि हमारा क्या परिणाम आया है। ठीक है, ये अब हमारा आ गया। ठीक है, इस अध्याय में जिन विभिन्न संसाधनों पर चर्चा की गई है, अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज और है कि जहां पर जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो अच्छे अंक अगर हमें मिले हैं तो ठीक है, अगर हमारे किसी चीज में रह गए हैं तो हमें उनको क्या है, अपनी कमियों को दूर करना है, तभी तो हमारा एवोल्यूशन हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद इस अध्याय में जिन विभिन्न संसाधनों पर चर्चा की गई है उनके अतिरिक्त कुछ अन्य गैर मानव संसाधन जो हमारे डेली लाइफ स्टाइल का महत्वपूर्ण अंग है ना, एक ऐसा ही संसाधन है फैब्रिक। यहाँ फैब्रिक के बारे में बताया गया है। क्या है? फैब्रिक। ठीक है, कपड़ा है। आगामी अध्ययन में हम फैब्रिक से उनकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे और हम उसका कैसे यूज करें। तो ये आज आपका चैप्टर हो गया है फिनिश, 4th चैप्टर, और हम जल्दी जल्दी ही इसको फिनिश करेंगे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं, अब अपना जो हमारा इसकी समरी है, चैप्टर 4 की हम समरी देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे चैप्टर 4 की समरी है कि संसाधन के प्रकार, मानव, गैर मानवीय, व्यक्तिगत, प्राकृतिक और मानव और गैर मानव, ये आपका यहाँ मौजूद है। इसके बाद संसाधनों की विशेषताएं, उपयोगिता, सीमित उपलब्धता, विकल्प और क्या, मैनेजेबल। उसके बाद आ जाता है संसाधन प्रबंध क्या है, यहाँ मौजूद है। संसाधन प्रबंध के जो 5 स्टेप्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोलिंग और एवोल्यूशन। एग्जाम फोकस, प्रमुख संसाधन और मुख्य शब्द हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए, जितना हमने चैप्टर पढ़ा वो इस समरी में मौजूद है और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं एमसीक्यू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संसाधन किसे कहते हैं? लक्ष्य प्राप्ति में जो सहायक साधन है। कौन सा मानव संसाधन है? समय। समय के बाद एक चीज है कि समय मानवीय भी माना है और अमानवीय भी, ये मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगी। गैर मानव संसाधन कैसा? धन है। ठीक है, प्राकृतिक जल है, सामुदायिक हमारा सार्वजनिक जो भी हमारे अस्पताल है, लाइब्रेरी है, डाकघर है। और उसके बाद में विशेषताएं क्या है? कौन सी विशेषताएं? संसाधन सीमित है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट प्रोसेस का पहला चरण हमारा प्लानिंग है। प्लानिंग के बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन आता है। कार्य योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं, यह हम कंट्रोलिंग में देखेंगे। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? एनर्जाइजिंग पढ़ते हैं, चेक पढ़ते हैं, एवोल्यूशन पढ़ते हैं। ये हमारे कंट्रोलिंग के ही पॉइंट है, जब मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगी। ठीक है, प्राप्त परिणामों की समीक्षा किस चरण में करते हैं? हम एवोल्यूशन में करते हैं, जो हमारा लास्ट है। समय किस प्रकार का है? मानव है। सब्स्टिट्यूशन का अर्थ है एक संसाधन के स्थान पर दूसरा, जो कि हमने पढ़ा था कि मान लीजिए एग्जांपल फॉर, हम किचन में काम करें, क्या हमारा मिक्सर खराब हो गया तो अब हम इसकी जगह पर क्या यूज करेंगे। ठीक है, या मान लीजिए हम किचन में काम करें, हमारी एलपीजी खत्म हो गई तो हमारे पास क्या क्या, हमारे घर में ऑलरेडी इंडक्शन है तो हम उस पर वर्क करेंगे, या हमारे पास कौन सा और रिसोर्स है जो हम उसको यूज करेंगे। रिसोर्स मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? संसाधनों का बेस्ट यूज। निम्नलिखित में से सबसे मूल्यवान संसाधन माना गया टाइम। उसके बाद होम मैनेजमेंट का आधार क्या है? संसाधनों का उचित प्रबंध। इसके बाद ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि PYQ हैं, जो 2026 में आए हैं। किसी भी गतिविधि को करने के लिए जो मानव संसाधन के जो केंद्र में है वो कौन है? मानव है। मानव संसाधन किसी भी कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण केंद्रीय, वो सेंटर में है। ठीक है, उस समूह की पहचान करो जो मौलिक व्यक्तिगत संसाधनों के प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या है? समय, धन और ऊर्जा। नेक्स्ट है हमारे पास संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा संसाधन है ना उसका सतत उपयोग। नेक्स्ट है समय के 3 आयाम। कार्य जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जो हम काम करते हैं तो उसमें समय के 3 आयाम क्या पूछा गया है? काम का समय, खाली समय और आराम। पारिवारिक बजट गैर मानव संसाधन पर निर्भर करता है, जो सभी के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है, वो क्या है? पैसा है। गृह प्रबंधन का मुख्य रूप से इन पर केंद्रित है, किस पर? मनी पर। और भी क्वेश्चन है जो मैं टाइम टू टाइम इसमें ऐड करती रहूंगी। तो